हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल को जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आई एम श्योर आप लोग आगे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। व्यूवर्स, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भेज सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। समुद्र जो मिस्ट्री से पूरी भरी पड़ी है, इसमें रहने वाले बहुत से बड़े और छोटे जीवों को हमने देखा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जीव हैं जिसे हमने ना देखा है ना अभी तक एक्सप्लोर किए हैं, सिर्फ किस्से कहानियों में सुने हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि हम समुद्र से ज़्यादा चांद के बारे में जानते हैं। हमें समुद्र का बस 5% ही जाना है, अभी 95% जानना बाकी है। ये अपने अंदर बहुत सारे गहरे राज को समाये हुए हैं जिन्हें शायद ही हम जान पाएँ। इसकी गहराइयों में ऐसे ऐसे राज हैं जिन्हें साइंटिस्ट एक्सपर्ट भी नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं। आज की वीडियो हम ऐसे ही समुद्र से जुड़ी रहस्यमयी सच्ची खौफनाक कहानियों को सुनेंगे। इन स्टोरीज़ को मैं रेडिट से ली हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। ये बात लास्ट समर की है। हम लोग शिवा के कैरिबियन आइलैंड पे डाइविंग टूर के लिए जा रहे थे। हम लोग यार्ड में थे, पानी में, जो चारों तरफ शिवा के कैरिबियन आइलैंड से घिरा हुआ था। शिवा अपने मरीन पार्क्स की सफाई और पोल्यूशन को रोकने के लिए काफ़ी फेमस है। वो हमारे ग्रुप की दूसरी रात थी। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे ये जानकर कि हम लोग रात में डाइव कर सकते हैं। लेकिन नाइट डाइव ऐसे बहुत क्रीपी होता है क्योंकि काफ़ी अंधेरा होता है, उस पर से कुछ क्लियर नज़र नहीं आता। बस फ्लैश लाइट में जो आप देख पाते हैं वही नज़र आता है। हम लोग डिनर करने के बाद अपने डाइविंग गियर को पहनते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम कि डाइविंग गियर क्या है, तो ये एक तरह का स्क्यूबा डाइविंग सेट होता है जिसमें डाइविंग सूट होती है और उसके अलावा डाइविंग इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक टैंक, मास्क, रेगुलेटर, फिन्स, फ्लैश लाइट, बोयेंसी वगैरह वगैरह। इस स्क्रीन में आप पिक में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइविंग गियर पहनने के बाद हम लोग यार्ड के बैक साइड पे जाते हैं जहां हमारे डाइव मास्टर और स्कीपर के बीच में बात होती है, जहां स्कीपर डाइव मास्टर से बोलते हैं कि हम लोगों को उस पानी के नीचे जो रॉक्स है वहां से आगे ना जाने दें। लेकिन हमारे डाइव मास्टर बोलते हैं कि इससे पहले हम लोग वहां डाइव कर चुके हैं, वहां बस रेत है और कुछ नहीं। ये बात हम लोगों को थोड़ी ओड लगती है। एनीवे, हम लोग डाइविंग के लिए रेडी हो जाते हैं। ग्रुप में हम सभी लोग अपने अपने टैंक पे ग्लो स्टिक लगा देते हैं। जो स्क्यूबा डाइवर्स नहीं है उन लोगों को बता देते हैं कि हम लोगों में एक बड़ी सिस्टम चलता है। मीन्स हम लोग ग्रुप में कुछ भी ऐसा पैटर्न या कोई चीज़ लगा देते हैं ताकि हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें और एक दूसरे को प्रॉब्लम के टाइम हेल्प कर सकें। मेरा पेयर एक 15 साल के लड़के के साथ था जिसका नाम के था। हम दोनों ग्रुप से थोड़ा अलग हो जाते हैं। वैसे ये बहुत स्टूपिड हरकत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग ग्रुप से ज़्यादा दूर नहीं थे, हमारी नज़र ग्रुप पे ही थी। हम लोग काफ़ी नीचे आ जाते हैं, लगभग 70 फीट तक नीचे आ जाते हैं। यहाँ नीचे अजीब सी ठंड थी। मेरे और के बीच में 5 फीट की दूरी थी, लेकिन हम एक दूसरे को सिग्नल दे रहे थे। 5 मिनट डाइव करने के बाद मैं ऊपर देखता हूँ तो मूनलाइट की हल्की सी पैचेस दिखाई देती है। हम अपने ग्रुप से 15 फीट दूर हो गए थे। तभी मुझे बॉटम में बहता हुआ कुछ दिखता है। मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ उस पर, तो मुझे एनिमल के सड़े गले बॉडीज़ दिखते हैं। मैं क्यूरियस हो जाता हूँ और उधर जाता हूँ। मैं ये सोचकर जाता हूँ कि वहाँ शार्क दिख जाएगी, लेकिन वहाँ मुझे एक गड्ढा दिखता है। वो गड्ढा नेचुरल नहीं दिख रहा था, मीन्स वो गड्ढा अपने आप नहीं बना था, उसको खोद के बनाया गया था।
पहले मुझे लगा कि ये कोई फ़िश बनाई होगी, लेकिन ये फ़िश नहीं बनाई थी, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था, इतना कि उसमें एक दो शार्क आराम से समा जाए। उस गड्ढे के अंदर जब मैं देखता हूँ तो मुझे हर तरह की हड्डियाँ दिखती हैं, साथ एनिमल और ह्यूमंस के सड़े गले बॉडीज़ भी उसमें थी। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं के को लेकर वहाँ से निकलता हूँ अपने ग्रुप की तरफ जाने के लिए। तभी 5 मिनट के बाद नीचे से मुझे बहुत भारी और तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ वेल की आवाज़ से काफ़ी सिमिलर थी, लेकिन इस आवाज़ में गुर्राने की भी आवाज़ थी। मैं अपने पार्टनर के की तरफ देखता हूँ ये जानने के लिए कि क्या उसने भी वो आवाज़ सुनी है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि उसने ये आवाज़ नहीं सुनी थी। मुझे डर लगने लगता है। फिर मैं अपने ऑक्सीजन को चेक करता हूँ कि कहीं ये ख़त्म होने वाला ना हो, क्योंकि जब आप ज़्यादा तेज़ ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म होने लगता है। मैं अपने ग्रुप को आकर ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर वो वही आवाज़ आती है। न जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं पीछे मुड़कर उस आवाज़ के पीछे चला जाता हूँ। ये आवाज़ वही गड्ढे की तरफ से आती है। मैं डर से फ्लैश लाइट ऑन करके उधर देखता हूँ, तभी मुझे कुछ दिखता है जिसे मैं फिश समझ रहा था। वो फिश नहीं, एक अजीब सा क्रिएचर था जो मुझे घूरे जा रहा था। बॉडी वाइट कलर की थी, उसकी बॉडी पे बहुत सारे कांटे थे। वो क्रिएचर इतना अजीब था कि उस पे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। फिर वो मॉन्स्टर सडनली मेरी तरफ आने लगा। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। उसकी बॉडी पे कोई फिन्स नहीं थे, ना कोई पूंछ, बस 4 अजीब से लंबे पैर या हाथ, कुछ भी बोल लीजिए, वो मुझे नज़र आ रहे थे। और वो स्विम करके नहीं, वो चलकर मेरी तरफ आ रहा था। ज़्यादा तेज़ ब्रीदिंग करने की वजह से मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी। मैं स्विम करके भागने लगा, वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं जल्दी से अपने पार्टनर के पास गया। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो मॉन्स्टर अपने 2 भयानक रेड कलर की आंखों से मुझे घूरे जा रहा था। मैं बहुत पैनिक होने लगा था। मैं अपने यार्ड में आता हूँ। फिर जब मैं पानी में देखता हूँ तो वो मॉन्स्टर अपने मुंह को सिर्फ बाहर निकालकर मुझे दूर से देख रहा था। मैं काफ़ी हिला हुआ था। मैं अपने आप को शांत करता हूँ। मैं सबसे उस गुर्राने वाली वॉइस के बारे में पूछता हूँ, पर सबने कहा कि वो ऐसी किसी भी वॉइस को नहीं सुने थे, ना ऐसे किसी मॉन्स्टर को देखे थे। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुमने टूना फिश को देखा होगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे मैं टूना फिश को कभी देखा नहीं हूँ। मैं काफ़ी हैरान था कि उस मॉन्स्टर की आवाज़ सिर्फ मुझे क्यों सुनाई दी। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उस मॉन्स्टर के गड्ढे को देख लिया था? मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाया था। सारी रात क्या, मैं कितने दिनों तक ठीक से नहीं सोया था। अगर आप कभी वहाँ शिवा में स्क्यूबा डाइविंग के लिए जाएं तो प्लीज़ उस सैंडी वाली जगह से दूर रहें। मेरे ऊपर एक सी मॉन्स्टर ने अटैक करने की कोशिश की थी। मेरा नाम क्रिस्टियान बेटी है। मैं बचपन में बहुत एडवेंचरस बच्चा था। मुझे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था। मेरे बड़े भाई मुझे मेरी एडवेंचरस वाली एक्टिविटीज़ में हमेशा ज्वाइन करते थे। मेरी फैमिली भी बहुत लविंग और सपोर्टिव है, जिस वजह से मेरे डैड हमें हमेशा कई तरह के ट्रिप्स पे लेकर जाते थे, जिसमें एक ट्रिप थी स्क्यूबा डाइविंग। मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता था। यहाँ पे बहुत माउंटेन है, जिस रीज़न से यहाँ पे बहुत अमेजिंग सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद था। मैं स्कूल और छोटे रिवर्स में बहुत स्विमिंग की थी, इसलिए मैंने डाइविंग का सोचा, जिससे अंडर वाटर को एक्सप्लोर करने में अच्छा लगेगा। मुझे अंडर वाटर देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात उसमें डाइव करने की आती थी तो मुझे थोड़ा डर लगता था। सी में रहने वाले बड़े एनिमल्स से, जैसे शार्क, वेल और बहुत सारे सी क्रिएचर्स के बारे में सुन रखा था, जो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। इन सब के बारे में मैं बहुत सारी स्टोरी सुन चुका था, जो मुझे अंदर से डरा चुके थे। ब्रिटिश कोलंबिया में शार्क अटैक्स के अलावा और भी सी मॉन्स्टर को देखा गया है, जो काफ़ी ख़तरनाक है। मैंने सोचा कि मेरा इन सब से कभी सामना नहीं होगा
और अगर ऐसे ही मैं बच्चे की तरह डरता रहूँगा तो कभी डाइविंग नहीं कर पाऊँगा, ना ही नई चीज़ों को एक्सप्लोर। अनफॉर्चुनेटली मैं रॉन्ग था। मेरे डैड बहुत एक्सपीरियंस्ड डाइवर थे। वो मुझे डाइविंग के लिए हमेशा बोलते थे। वो मुझे डाइविंग की बेसिक चीज़ें भी सिखाएं और हमने साथ में कई बार डाइविंग भी की थी। एक वीक के बाद हमारा दूसरे लोकेशन पर डाइविंग का प्लान बना। ये मेरा लास्ट डाइविंग होने वाला था। हम वहाँ मोटर बोट से गए। पानी बहुत क्लीन और क्लियर दिख रहा था, जैसे कि कोई ग्लास की शीट। डैड तो उसमें नीचे चले गए और मैं फ्लिपर्स पहनने लगा। तभी डैड चिल्लाकर बोले कि पानी बहुत ठंडा है। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पसंद है डाइविंग के लिए। उससे अजीब सा डर लगता है। फिर भी मैं उसमें डाइविंग के लिए चला गया और मैं डैड को फॉलो करने लगा। वहाँ कलरफुल रॉक्स थे। कलरफुल फिशेस को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। एटमॉस्फेयर बहुत अमेजिंग लग रहा था। लेकिन मैं हर चीज़ को लेकर बहुत कॉशियस भी रहता था। मैं हमेशा अपने टैंक में ऑक्सीजन को चेक करता रहता था। मैं चेक करके मुड़ता हूँ अपने डैड को फॉलो करने के लिए, तभी मैं बहुत सहम जाता हूँ। वहाँ डैड नहीं थे, वो जा चुके थे। डैड को ना पा करके मैं बहुत पैनिक होने लगता हूँ और बहुत हैवी ब्रीदिंग करने लगता हूँ, जिससे टैंक में ऑक्सीजन वेस्ट होने लगता है। तभी मुझे दूर डैड की झलक दिखती है। तब मैं थोड़ा शांत होता हूँ और अपने आप से बोलने लगता हूँ कि मैं 15 इयर्स का हो गया हूँ, लेकिन हर जगह पेरेंट्स पर डिपेंड रहना सही नहीं है। फिर खुद से मैं दूसरे एरिया को देखने लगता हूँ। मैं एक धुंधली सी जगह पे आता हूँ। मुझे लगा शायद फिशेस ने मिट्टी को हिलाया होगा, इसलिए यहाँ का पानी ऐसा धुंधला दिख रहा है। मैं वहाँ पे बहुत सारी रॉकी एरिया को देखता हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी फिश मुझे नहीं दिखती है, जो मुझे बहुत ओड लग रहा था। बल्कि यहाँ पे और भी फिशेस होनी चाहिए थी, क्योंकि फिश को रॉक्स बहुत पसंद होते हैं और यहाँ रॉक्स भी बहुत थे, लेकिन फिश नहीं। मैं फाइनली अपने बोट पे जाने का डिसाइड करता हूँ, लेकिन मेरी नज़र वहाँ के रॉक्स पे पड़ती है। वहाँ कोई मूवमेंट होती है रॉक के नीचे। तभी रॉक के पीछे एक लंबी सी परछाई दिखती है। ऐसा लगा कि किसी सांप का सर है। उसके मुंह खुले हुए थे, जिसमें बहुत सारे शार्प नोकीले पॉइंटेड दांत दिख रहे थे, और सबसे भयानक उसकी आंखें, जो खाली गड्ढे की तरह दिख रही थी। उसकी पलकें येलो कलर की थी। उसकी बॉडी का साइज मुझसे थोड़ा ही बड़ा था। सबसे डरावनी चीज़ जो मैंने देखा वो उसके 2 हाथ थे, जो इंसानों जैसे थे, लेकिन उसकी बॉडी सांप जैसी। ये देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गया था और अपने वेट सूट में ही चिल्लाता हुआ वहाँ से मैं भागा। जैसे ही मैं ऊपर आने वाला था, वो क्रिएचर मेरे पैर पे आकर टक्कर मारा, जिससे मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, लेकिन फिर हिम्मत करके ऊपर आया। तभी मेरे डैड बोट पे थे। उन्होंने मुझे खींचकर बोट पर चढ़ाया और पूछने लगे कि तुम कहाँ थे। मैं उन्हें कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि डैड यहाँ से चलिए, मुझे डर लग रहा है। जब डैड मोटर बोट लेकर रिटर्न आने लगे, तब मैंने नीचे देखा तो वो मॉन्स्टर हमारी मोटर बोट के पीछे हम ह्यूमंस की तरह स्विम करते हुए आ रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद वो गायब हो गया। हम किनारे आ गए। फिर कार के पास वापस आकर मैंने डैड को सारी बात बताई। डैड ने कहा कि तुमने कोई बड़ा फिश देख लिया होगा। मैं डैड से बार बार बोल रहा था कि वो फिश नहीं था, उसके हाथ हम ह्यूमन जैसे थे, लेकिन डैड मेरी बात नहीं मान रहे थे। इस बात पे मेरी डैड से आर्गुमेंट भी हो गई थी। मुझे मालूम है कि वो फिश नहीं, एक बहुत खतरनाक सी मॉन्स्टर था। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए, ऐसा सी मॉन्स्टर जिसके हाथ ह्यूमन जैसे, बॉडी सांप जैसी, और वो आपके सामने आ रहा है आपको मारने के लिए। कैसा लगेगा आपको? इस घटना के बाद मैं जब भी पानी में जाता तो मुझे वो मॉन्स्टर नज़र आता था। इसके बाद मैं डाइविंग या स्विमिंग पूल में भी जाना छोड़ दिया था। मेरी एज अब 40 इयर्स की हो गई है। अगर आप कभी किसी जगह डाइविंग के लिए जाएं तो प्लीज़ बहुत कॉशियस रहें। अगर किसी ने मेरी तरह उस सी मॉन्स्टर को एक्सपीरियंस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम इडॉन है,
ये स्टोरी मेरे अंकल की है जो एक फिशरमैन थे। कोई ऐसा टाइम नहीं रहता था जब मैं उन्हें फिशिंग करने या बाहर जाते नहीं देखता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे क्लोज भी नहीं थे, लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ हुई इस खौफनाक सच्ची घटना को मुझसे ज़रूर शेयर किए थे। ये घटना मैं आप लोगों को अपने अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। ये बात 2000 की है। मैं फिशिंग ट्रिप पे गया था। मेरी बोट पानी के बीच में थी। मेरी बोट पे डेक के नीचे एक छोटी सी जगह बनी हुई थी रहने के लिए। वो दिन बहुत लकी था। मैं उस दिन काफ़ी फिश पकड़ा था। बहुत खुश भी था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुझे अब रिटर्न जाना था, लेकिन रिटर्न जाने से पहले मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था। जैसे पानी पे मून की रोशनी पड़ रही थी। यह नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था, और साथ ही पानी की लहरों की आवाज़। मैं अपने डेक के नीचे बने कैबिन में सो गया था। सडनली बोट पे पड़े झटके से मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरी बोट बहुत बुरी तरह से हिल रही थी, जिस वजह से बड़े पैमाने पर पानी के स्प्लैशेस बोट में आ रही थी। पानी नीचे तक आ रहा था। मैं ऊपर जाने लगा देखने के लिए, तभी फिर पानी की स्प्लैशेस मेरे ऊपर आई, जिस वजह से मैं पूरी तरह से भीग गया था। मेरी बोट इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि ऊपर जाना मुश्किल हो गया था। मैं किसी तरह ऊपर गया, लेकिन मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैं बोट के किनारे गया देखने के लिए। मैं बोट के बाहर देखा तो एक परछाई दिख रही थी जो करीब 10 मीटर लंबी थी। मैं पहले समझा कि कोई वो शार्क है, बट वो शार्क नहीं थी। वो क्रिएचर फिर मेरे बोट के नीचे आकर मेरी बोट को पुश करने लगा। मेरी बोट फिर हिलने लगी। वो बोट इसलिए इतना हिला रहा था कि ताकि मैं डिसबैलेंस होकर पानी में गिर जाऊं और वो मुझे खा सके। मैं उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश कर रहा था, बट वो मुझे दिख नहीं रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए बोट के कॉर्नर पे गया। फिर नीचे देखा तो वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर मुझे देख रहा था। उसकी बॉडी मोटी सी थी जो बहुत चिपचिपी और घिनौनी दिख रही थी। वो साइज में करीब 10 मीटर लंबा था। उसकी बॉडी पे टेंटिकल्स थे, मीन्स जैसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स निकले होते हैं उसी तरह से। मॉन्स्टर्स के भी थे, बट एक दो नहीं, उसकी पूरी बॉडी पे थे। मैं उसे और ठीक से देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पानी की गहराइयों में चला जाता है। मैं उसी जख्मी हालत में घर आता हूँ। सभी को ये बात बताता हूँ। मुझे खुशी थी कि मेरी जान बच गई थी उस दिन। तो ये थी मेरे अंकल की स्टोरी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे अंकल दोबारा उस सी मॉन्स्टर को नहीं देखें। वो उस जगह पे बहुत बार गए अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन वो मॉन्स्टर कभी नहीं दिखा। ना ही किसी ने कभी ऐसे मॉन्स्टर को देखा था। मैं मिसिसिपी का रहने वाला हूँ। मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें फिशिंग करने का बहुत शौक था और वो मुझे अक्सर फिशिंग पर लेकर जाया करते थे। डैड की एक फिशिंग बोट थी जिसपे एक डिसेंट साइज का कैबिन बना हुआ था, जिसमें डैड ज़रूरत की सारी चीज़ें रखते थे। डैड के जाने के बाद मैं इस फिशिंग बोट की देखभाल करने लगा। मैं रात में अक्सर मिसिसिपी रिवर में घंटों इस फिशिंग बोट को लेकर घूमता था। फिर अच्छी सी जगह देखकर फिशिंग करता, कैबिन में रेस्ट करता, सोता और फिर घर रिटर्न आ जाता था। एक फ्राइडे शाम को मैं अपनी कज़न जैक को लेकर फिशिंग करने गया। हम सारी रात फिशिंग किए, फिर सारा दिन वहाँ पे घूमे। काफ़ी दूर निकल गए थे। जब हम रिटर्न आने लगे तब एक फिशिंग वाली जगह देखकर हम बोट रोक देते हैं और वहाँ अपनी फिशिंग रॉड पानी में डाल देते हैं। हम अपने साथ बहुत सारी बियर्स और रेडियो लेकर आए थे। हम बियर्स पीने लगते हैं और रेडियो सुनते हैं। सनसेट होने लगता और सनसेट का ये सीन बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात हो जाती है और आसमान भी बहुत क्लियर और डार्क था। सारी चीज़ों को पैक करके हम और जैक कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ कार्ड खेलते हैं, बर्गर्स खाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी जैक मुझे रोकता है और बोलता है कि क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? ये आवाज़ दूर से आ रही थी। हम कैबिन से बाहर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन बाहर साफ साफ कुछ दिखता नहीं है क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा था
उस पे से मून भी नहीं। फिर कुछ दूरी पर कुछ दिखता है, कुछ क्लियर तो नहीं था, लेकिन साउंड से लग रहा था कि कोई मोटर बोट है, लेकिन उसकी लाइट ऑन नहीं थी और वो उतनी दूरी पे रुकी थी। फिर सडनली वो हमारे फिशिंग बोट का राउंड लगाने लगता है। फिर बोट रोककर शायद हमें देखने लगता है। जैक पैनिक होने लगता है और बोलता है कि हमें कोई स्टॉक कर रहा है। जैक मुझे बोलता है कि उस पर फ्लैश लाइट दिखाने को, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। फिर वो मोटर बोट वहाँ से चली जाती है और हम लोग वापस कैबिन में आ जाते हैं। मैं और फिशिंग बोट को कुछ मिनट ड्राइव करके और आगे ले जाता हूँ। वहाँ अपनी बोट को रोककर कैबिन में आकर फिर कार्ड खेलने लगता हूँ। इसके बाद हम लोग कैबिन में सो जाते हैं। रात में अचानक कैबिन के रूफ पे थप थप ऐसी साउंड आती है। मेरी आंखें खुल जाती है। मैं इधर उधर देखता हूँ लेकिन वो साउंड नहीं आती है। फिर बहुत तेज से ये साउंड आती है दोबारा। हम दोनों घबराकर उठ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। जैक रूफ की तरफ देखने लगता है। तभी बोट में किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज़ आती है। जैक बहुत डरने लगता है। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे कदमों से कैबिन के डोर के पास जाता हूँ। मैं धीरे से डोर खोलता हूँ और बाहर आता हूँ और जैक भी मेरे पीछे पीछे बाहर आता है। हम दोनों वहाँ अजीब से पैर के निशान देखते हैं जो गीले थे, लेकिन पानी का कलर ब्लैक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ब्लैक कलर के पानी में से बाहर आया हो। वो पैरों के निशान समुद्र की तरफ से आ रहे थे। उन निशानों को फॉलो करते करते हम कैबिन के पीछे जाने लगे। वहां जाते ही हमने देखा कि कोई डार्क फिगर खड़ा है। जब उस पर फ्लैश लाइट की रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उसे देखता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ। वो डार्क ब्लैक कलर का कोई अजीब सा क्रिएचर था जिसकी बॉडी का शेप हम ह्यूमन जैसा था। उसकी हाइट 3 से 4 फीट थी। उसकी आंखों का कलर बिल्कुल ग्रीन था। उसकी बॉडी पे स्केल थे जैसे सांप के होते हैं, और उसके सर पर एक सींग थी जैसे राइनोसोरस के होते हैं। नोज बिल्कुल फ्लैट। उसके जो हाथ पैर थे, उसके फिंगर्स बहुत पतली और लंबी थी। उसके फिंगर्स के बीच में स्किन थी जैसे डक या मेढक की होती है। उस पर फ्लैश लाइट की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए इतना क्लियर हम देख पाए थे। हमें देखते ही उसने बंदर जैसी साउंड निकाली और वहां समुद्र में कूद गया। जैसे ही उसने समुद्र में जंप किया, यहाँ जैक उसे देखकर बेहोश हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आया कि हमने अभी क्या देखा था। थोड़ी देर में जैक को मैं होश में लाता हूँ। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इतना कि हम बता नहीं सकते हैं। फिर सडनली वही मोटर बोट की आवाज़ आती है। हम उस पर फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो उस मोटर बोट में 2 आदमी थे जो हमसे बात करना चाहते थे। हम ऐसे ही डरे हुए थे। इन लोगों को देखकर और डरने लगे, कहीं ये चोर ना हो। हम उनसे बोलते हैं कि जो कहना है वही अपने बोट से बोलिए। हम उनसे पूछते हैं कि इससे पहले भी आप लोग हमारे बोट के राउंड लगा रहे थे। वो लोग बताते हैं कि इससे पहले वो जो राउंड कर रहे थे उनके बोट का, वो एक्चुअली ये बताना चाहते थे कि कोई अजीब सा क्रिएचर हमारे कैबिन के रूफ पे बैठा था, लेकिन वो लोग खुद डरे हुए थे इसलिए वो राउंड करके चले गए, बोल नहीं पाए। ये जानकर हम और भी डर गए कि वो मॉन्स्टर कब से हमारे साथ हमारे कैबिन के रूफ पे था। ऐसा क्रिएचर हमने कभी नहीं देखा ना सुना। वो 2 स्ट्रेंजर भी ऐसे किसी मॉन्स्टर को कभी नहीं देखे थे। वो कौन था? वो हमारे बोट पे क्यों आया था? वो कहाँ से आया था? क्योंकि उसके कदमों के निशान में जो पानी था वो ब्लैक कलर का था। इन सब सवालों का आंसर हमें मिला ही नहीं। इस घटना के बाद हम लोग कभी वहां रुके नहीं, बस फिशिंग करके चले आते थे। मेरे बेस्ट फ्रेंड के फादर फिशरमैन थे और वो एक सी मॉन्स्टर से इनकाउंटर की स्टोरी हमेशा बताते रहते थे जब वो फिशिंग के लिए जाया करते थे। बट मैं उनकी इस स्टोरी पे कभी बिलीव नहीं करता था क्योंकि मैं इसे रियल नहीं मानता था। बट जल्द मेरी ये बिलीफ गलत प्रूव हुई और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भी इनकाउंटर इसी मॉन्स्टर से होगा। ये बात 2012 की है। मैं अपने छोटे भाई और 3 दोस्तों के साथ कोस्ट ऑफ अलाबामा के डॉल्फिन आइलैंड पे फिशिंग करने गया था।
मॉर्निंग से हम लोग वहीं पे थे। दोपहर हो गई थी लेकिन हमें कुछ ज़्यादा फ़िश नहीं मिली थी। इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आए, हम लोग रिटर्न होने का डिसाइड करते हैं और अपनी चीज़ों को पैक करने लगते हैं। तभी पानी में कुछ हलचल हुई और कुछ अजीब सी स्ट्रेंज आवाज़ आने लगी। हम पानी में देखने लगे। मेरा छोटा भाई डरने लगा था। पानी में बस मूवमेंट हो रही थी लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। हमें लगा शायद ये सभी फिशेस होंगी। तभी कुछ सेकंड्स के अंदर समुद्र से बाहर एक डार्क फिगर आया। वो हमारे बहुत करीब आ गया था, इतना कि वो कुछ भी कर सकता था हमारे साथ। उसकी बॉडी सांप जैसी थी और फेस पे बीक थी, मीन्स चोंच जैसे बर्ड्स के होते हैं। आंखें तो बहुत ग्लो कर रही थी। बॉडी डार्क कलर की, बिल्कुल पतली, और उस पे फिन्स थे। वो कुछ सेकंड्स तक हम लोगों को देखा, फिर वो वापस पानी में चला गया। हम लोग तो जैसे स्टैचू बनकर वहीं खड़े हो गए थे। 5 मिनट तक इसी तरह खड़े थे, फिर एक दूसरे को देखे और वहां से जल्दी से भागना शुरू किए कि कहीं वो मॉन्स्टर फिर दोबारा बाहर आकर हमें नुकसान न पहुंचा दे। हम लोग ने अपने अपने घरों में ये बात बताई, लेकिन हमारी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। सभी को लगता था कि हम लोग मिलकर के कोई स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो कोई स्टोरी नहीं थी। हमने सच में ऐसा मॉन्स्टर देखा था जो साइज में इतना बड़ा था और जो बिल्कुल अजीब सा था। मुझे मेरे फ्रेंड के फादर की वो स्टोरी याद आ गई जिसे वो अक्सर हमें सुनाते थे। उसमें वो जो सी मॉन्स्टर का जिक्र करते थे वो बिल्कुल आज वाले मॉन्स्टर जैसा था। मतलब अंकल सच बोलते थे, उनकी स्टोरी सच्ची थी। हम लोगों की हिम्मत नहीं है वहां दोबारा जाने की। मैं हमेशा इस बात को निश्चित करता था कि वो मॉन्स्टर मुझे दोबारा कभी ना दिखे। जिस यूजर ने ये स्टोरी पोस्ट की थी उसने ये पिक भी लगाई थी। उसने बताया था कि वो जो सी मॉन्स्टर था इस पिक वाले मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। मैं थोड़ा सा और रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि ये पिक वाला मॉन्स्टर उस लॉक नेस मॉन्स्टर से सिमिलर जो स्कॉटलैंड की कथाओं में पाया जाता है। अगर आप चाहें तो इस पे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो दोस्तों, आज की स्टोरीज कैसी लगी आपको? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करें। मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।